नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शिविर डीके में। आज हम देखेंगे हिंदी पेडागोजी, हिंदी शिक्षण शास्त्र के टॉप 30 मोस्ट टाइम क्वेश्चन जो कि यूज़फुल होंगे आपकी आने वाले सीटेट एग्ज़ाम अगस्त 2023 के लिए। तो कुछ दिन से लगाइए अपना टेस्ट और देखिए कितने प्रश्न यहाँ पर आप सही करते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शिक्षण शास्त्र से मैंने प्रश्न लिए हैं। यहाँ पर गद्यांश पद्यांश को इसमें इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि वो तो आप वहाँ पर परिस्थिति के अनुसार देख सकते हैं, समझ सकते हैं और आसानी से उनको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर और फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और आपकी अपनी ऐप ऑनलाइन शिविर डीके को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और जहां पर मिलेंगे आपको सीटेट के लिए महत्वपूर्ण नोट्स, पीडीएफ और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हैं उनको विद थ्योरी के साथ में एक्सप्लेन इसमें किया गया है। तो यहाँ पर ये सब कुछ हम इसमें देखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर मिलते हैं आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट भी। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता जिसे हम CALP भी कहते हैं, ये किससे संबंधित है? तो सीधा सीधा मतलब है यहाँ पर संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता किससे संबंधित है? विषयों से संबंधित है, औपचारिक अकादमिक अधिगम से संबंधित है, या फिर है अंग्रेजी साहित्य के लिए औपचारिक अकादमिक अधिगम है, या विवाद कौशल में सुधार के लिए औपचारिक अकादमिक अधिगम, या केवल मनोविज्ञान के लिए औपचारिक अकादमिक अधिगम। तो देखिए यहाँ पर यदि हम CALP की बात करें तो ये इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो यहाँ पर इसे हम संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता हिंदी में कहते हैं। तो ये यहाँ पर संबंधित होती है विषयों से संबंधित औपचारिक अकादमिक अधिगम से संबंधित रहेगा, ऑप्शन ए। आगे देखिए, संप्रेषणात्मक भाषा कक्षा में अध्यापक सबसे कम क्या इस्तेमाल करती है? तो यहाँ पर बात संप्रेषणात्मक भाषा कक्षा में हो रही है, उसके विषय में हो रही है। तो यहाँ पर अध्यापक केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपगम, विद्यार्थी केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपगम, या फिर विषय वस्तु केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपगम, आकलन केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपगम। तो देखिए यहाँ पर अध्यापक सबसे कम क्या इस्तेमाल करेगी? तो सबसे कम इस्तेमाल करेंगी वो होगा अध्यापक केंद्रित कक्षा प्रबंधन एवं उपगम, क्योंकि हमारा जहाँ पर हम संप्रेषणात्मक कक्षा की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर ये विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए, साथ ही साथ विषय वस्तु केंद्रित होना चाहिए, आकलन केंद्रित होना चाहिए, पर अध्यापक केंद्रित इसमें नहीं होना चाहिए। ये सबसे कम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगी। आगे देखिए, सुधा कक्षा 2 में अंग्रेजी पढ़ा रही है, वह आदेश और निर्देश दे रही है जिससे कि विद्यार्थी आदेश अनुसार निष्पादन कर सके। वह भाषा अधिगम के किस उपगम का अनुसरण यहाँ पर कर रही है? परामर्श कोश का समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, संप्रेषणात्मक उपगम, या फिर मानवीय उपगम। तो वो यहाँ पर समग्र भौतिक प्रतिक्रिया के रूप में कर रही है, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर उत्तर। आगे देखिए, ऋतु चाहती है कि उसके विद्यार्थी शब्दों को सही तरीके से लिख सकें और इसके लिए शब्द रचना के किन तत्वों को समझने की ज़रूरत होती है? तो यहाँ पर यदि हम देखें तो ऋतु चाहती है कि उसके विद्यार्थी जब शब्दों को सही तरह से लिख सकें तो उसके लिए उसे वर्तनी, पठन, संयुक्तिकरण और रूपांतरण, लेखन, श्रवण और समानार्थी, विपरीतार्थी। तो यहाँ पर किन तत्वों को समझने की ज़रूरत होगी? तो वो यहाँ पर ज़रूरत होगी संयुक्तिकरण और रूपांतरण की, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर उत्तर होगा। अनिका अपने शिक्षार्थियों की हमेशा मदद करती है कि वे अंग्रेजी की कक्षा में सीखे गए शब्दों को अन्य विषयों के साथ जोड़ना व प्रयोग करना सीखें। इससे उसके विद्यार्थी को किस बात में मदद मिलेगी? तो यहाँ पर अंग्रेजी भाषा के महत्व को पुनर्बलन, अंग्रेजी में सीखे गए तथ्यों और अन्य विषयों को संबद्ध कर पाना, अंग्रेजी भाषा के प्रति बने भय को दूर करना, अंग्रेजी की शब्द संपदा को याद करना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी में सीखे गए शब्दों और तथ्यों को संबोधित कर पाना, इसमें उनको मदद मिलेगी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर उत्तर होगा। रवि अपने विद्यार्थियों को ड्रामा सिखा रहा है और ड्रामे का प्रयोग करके रवि अपने विद्यार्थियों को किस तरह से मदद कर रहा है? संवाद लेखन दक्षता विकसित करना, नाटक पढ़ने की दक्षता विकसित करना, संप्रेषणात्मक दक्षता विकसित करना, या अभिनय के गुणों को विकसित करना। तो यहाँ पर हो जाता है संप्रेषणात्मक दक्षता को विकसित करना, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण के लिए प्रत्यक्ष विधि किन दो घटकों का प्रयोग इसमें किया जाता है? भाषिक, श्रव्य भाषिक और दृश्य दृश्यात्मक विधि।
श्रव्य भाषिक और व्याकरण अनुवाद विधि, या फिर सी है श्रव्य भाषिक विधि और संरचनात्मक उपागम, श्रव्य भाषिक विधि और संप्रेषणात्मक उपागम। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भाषा शिक्षण के लिए प्रत्यक्ष विधि में किन दो घटकों का प्रयोग इसमें किया जाएगा। तो इसमें प्रयोग किया जाता है श्रव्य भाषिक और श्रव्य दृश्यात्मक विधि। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर उत्तर होगा। आगे देखिए, लता अपनी कक्षा के 2 विद्यार्थी अजय और आभा के बीच संवाद करवा रही है। इनमें से एक विद्यार्थी को इस संवाद को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और लता किस कौशल का आकलन कर रही है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो लता यहाँ पर कौन से कौशल का आकलन कर रही है? केवल श्रवण एवं वाचन और श्रवण एवं पठन, या फिर केवल वाचन। तो देखिए, जब बच्चे संवाद करेंगे तो वहाँ पर श्रवण और वाचन दोनों ही चीज़ें यहाँ पर होगी और दोनों का ही आकलन शिक्षिका यहाँ पर कर पाएगी। ऑप्शन बी बनेगा उत्तर। नज़्मा भाषा के एक प्रश्न पत्र में प्रश्नों की कठिन स्तर का हिसाब लगा रही है और एक प्रश्न का कठिन स्तर मूल्य 30 है। नज़्मा को इस प्रश्न के बारे में क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर इस प्रश्न को परीक्षा में प्रश्न पत्र में रखना चाहिए, इस प्रश्न को परीक्षा प्रश्न पत्र से हटा देना चाहिए। सी है, यह प्रश्न परीक्षा प्रश्न पत्र के लिए मध्यम रूप से कठिन होगा। और डी है, यह प्रश्न परीक्षा प्रश्न पत्र के लिए अच्छा है। तो ऑप्शन बी होगा, इस प्रश्न को परीक्षा प्रश्न पत्र से हटा देना चाहिए। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर उत्तर। आगे चलते हैं, मौन अवधि में शिक्षार्थी क्या करते हैं। तो देखिए, मौन अवधि में शिक्षार्थी क्या करेंगे? भाषा के साथ कार्य करते हैं, भाषा नहीं सीखते हैं, चेहरे की भावभंगिमाएं सीखते हैं, या भाषा के प्रति समझ नहीं बना पाते हैं। तो यहाँ पर मौन अवधि में शिक्षार्थी भाषा के साथ कार्य करते हैं। ऑप्शन ए उत्तर होगा यहाँ पर। आगे देखिए, ELL विद्यार्थी वे विद्यार्थी या शिक्षार्थी हैं जो दृश्यात्मक माध्यमों के द्वारा प्रस्तुत की गई सूचनाओं का लाभ उठा पाते हैं। दृश्यात्मक, श्रव्यात्मक, गत्यात्मक या फिर है स्थानिक। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ELL विद्यार्थी वे विद्यार्थी होते हैं, वे दृश्यात्मक विद्यार्थी होते हैं जो दृश्यात्मक माध्यमों के द्वारा प्रस्तुत की गई सूचनाओं का लाभ उठा पाते हैं। तो यहाँ पर उन्हें हम बताएंगे दृश्यात्मक शिक्षार्थी। ऑप्शन ए। व्याकरण अनुवाद विधि में व्याकरण कैसे पढ़ाई जाती है? यहाँ पर आगमनात्मक रूप में, निगमनात्मक रूप में, बिना किसी व्याख्या के, या फिर बनावटी रूप से। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं निगमनात्मक रूप से। ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, हरेंद्र अपने विद्यार्थी को कुछ फ्लैश कार्ड देता है जिन पर चित्र बने हैं। वह एक वाक्य बोलता है, उस वाक्य को पुनः समझकर विद्यार्थी को फ्लैश कार्ड पर बने चित्र से मिलान करना है। हरेंद्र किस कौशल का यहाँ पर आकलन कर रहा है? पठन, श्रवण, वाचन या फिर दृश्य रूपकता। तो यहाँ पर वो आकलन कर रहा है श्रवण का, क्योंकि यहाँ पर देखिए उस वाक्य को सुनकर समझकर विद्यार्थी को चित्र से मिलान करना है। तो वो यहाँ पर श्रवण रूप से मतलब शिक्षक आकलन कर रहे हैं। निदा अपनी कक्षा में चीता कविता का पठन व गायन करवाने से पहले चीते पर चर्चा करती है। निदा क्या करने की कोशिश कर रही है? तो देखिए, जैसे शिक्षिका जिस विषय वस्तु को पढ़ा रही हैं उसके ऊपर वो पहले ही चर्चा करती हैं कक्षा में। तो कहीं ना कहीं शिक्षिका बच्चों के पूर्व ज्ञान को क्रियाशील कर रही है, बच्चों को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ने का प्रयास यहाँ पर कर रही है। ऑप्शन ए में देखें तो अपने विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान को क्रियाशील बना रही है, यही इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। दूसरे को भी दे रहे हैं, पाठ का शीर्षक बता रही है। तीसरे में देखें तो विद्यार्थी की रुचि को क्रियाशील बना रही है और विद्यार्थी को बता रही है कि कविता कैसे पढ़ी जाए। तो यहाँ पर पहला ही विकल्प इस प्रश्न का सही विकल्प होगा। आगे देखिए, प्रतिस्थापन सूची किसके शिक्षण में इस्तेमाल की जाती है? व्याकरण, कविता, शब्द अर्थ, रचनात्मकता। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, व्याकरण। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर बात करें। जोसेफ प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी जो कि पहली बार अंग्रेजी पढ़ रहे हैं को अंग्रेजी पढ़ाते समय द्विभाषिक शब्द सूची का प्रयोग करता है। वह किस सिद्धांत का प्रयोग यहाँ पर कर रहा है? समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, व्याकरण अनुवाद विधि, मौन विधि, परामर्श कोश विधि। तो यहाँ पर वो व्याकरण अनुवाद विधि का सिद्धांत का प्रयोग यहाँ पर कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर उत्तर।
आगे देखिए, रोमी कक्षा 3 को पढ़ाती है और पाठ्यपुस्तक में दिए गए नाटक के शिक्षण के समय रोमी को किस विधि इस्तेमाल करनी चाहिए, कौन सी विधि इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे कि उसके विद्यार्थी नाटक का आनंद ले सके। सस्वर वाचन है, भूमिका निर्वाह है, मौन पठन है, चित्र संयोजन है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो ऑप्शन बी में है भूमिका निर्वाह। यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए। आगे बढ़ें, सरसरी तौर पर पठन व बारीकी से पठन किसके उपकौशल हैं, श्रवण, वाचन, पठन या फिर लेखन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये सभी पठन के उपकौशल के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन सी हमारा उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि लेखन कौशल की त्रुटि नहीं है? पत्र का गलत प्रारूप है, विराम चिन्ह की त्रुटियां हैं, स्वर शैली की त्रुटि है, वर्तनी की त्रुटि है। तो यहाँ पर उत्तर बन जाता है इस प्रश्न के लिए स्वर शैली की त्रुटि। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर उत्तर। आपकी नियुक्ति माध्यमिक स्तर पर भाषा अध्यापक के रूप में होती है, कक्षा में आपकी क्या भूमिका यहाँ पर रहेगी? तो देखिए, जब हमारी नियुक्ति यहाँ पर माध्यमिक स्तर पर भाषा के अध्यापक के रूप में होती है तो यहाँ पर 4 विकल्प इस प्रकार से हैं। आप निर्णय लेना चाहेंगे और कि क्या और कैसे पढ़ाना है। आप सीखने के लिए स्थितियों का सृजन करना चाहेंगे और विद्यार्थी को सीखने के अवसर देंगे, या फिर शिक्षार्थियों के सामने विषय सामग्री को प्रस्तुत करना चाहेंगे। और डी है एक संसाधक के रूप में कार्य करना चाहेंगे और आवश्यकता अनुसार उसमें संकेत या मदद मिल सके। अब इसके लिए हम विकल्प ए, बी, सी या ए, बी, सी आदि इस प्रकार से विकल्पों का चयन करेंगे। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो हम यहाँ पर ए, बी और डी का चयन करेंगे। तो ए में आप देखिए ए, बी, डी के रूप में आप ये निर्णय लेना चाहेंगे कि क्या और कैसे पढ़ाना है। आप सीखने के लिए स्थितियों का सृजन करेंगे और एक संसाधक के रूप में कार्य करेंगे। तो यहाँ पर ए, बी, डी के रूप में हमारा उत्तर होगा विकल्प डी। आगे चलते हैं। सुजाता अपने विद्यार्थियों को वाक्य संरचना सिखा रही है, वह ड्रिल की विकल्प सूची का प्रयोग कर रही है, वह भाषा शिक्षण के किस उपागम का प्रयोग कर रही है? संरचनात्मक, व्याकरण, अनुवाद, संप्रेषणात्मक, रचनात्मक। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो वो संरचनात्मक उपागम का अनुप्रयोग यहाँ पर कर रही है और ऑप्शन ए होगा यहाँ पर उत्तर। गुर्जित भाषा अधिगम में शब्द भंडार के महत्व को समझती है। आपके अनुसार शब्द भंडार विकसित करने की सर्वोत्तम युक्ति कौन सी है? तो यहाँ पर बात करें हम शब्द भंडार विकसित करने के लिए कौन सी युक्ति सर्वोत्तम होगी? विद्यार्थी को पाठ में आए हुए कठिन शब्दों को रेखांकित करने और उनमें वाक्य बनाने के लिए कहा जाए। बी है विद्यार्थियों को दिए गए संदर्भ के आधार पर शब्दों का अर्थ अनुमान लगाने के लिए कहा जाए। और सी है विद्यार्थियों को शब्द सूची बनाने को और उनका अर्थ याद करने के लिए कहा जाए। डी है विद्यार्थियों को कहा जाए कि जब एक कठिन शब्द को से सामना हो तो शब्दकोश की मदद ले ले। तो यहाँ पर उत्तर हमारा बन जाता है ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थी को दिए गए संदर्भ के आधार पर शब्दों का अर्थ अनुमान लगाने के लिए कहा जाए। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर उत्तर। चौमस्की के द्वारा प्रतिपादित भाषा अर्जन उपकरण का क्या प्रकार है? अभिभावकों के प्रति समझ बनाना, सार्वभौमिक व्याकरण को समझना, किसी एक बात को समझना, किसी एक भाषा को समझना और इस बात के प्रति समझ बनाना कि भाषा सीखना आसान है। तो यहाँ पर चौमस्की के द्वारा जो प्रतिपादित भाषा अर्जन उपकरण है उसका प्रकार यहाँ पर होगा सार्वभौमिक व्याकरण को समझना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर उत्तर होगा। आगे चलते हैं। रेखा कक्षा के एक विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ा रही है और विद्यार्थियों को वस्तुओं के चित्र दिखाती है, फिर उनके नाम बताती है। रेखा क्या करने का प्रयास कर रही है? अपनी कक्षा को रुचिकर बना रही है, अपनी चित्रकारी के कौशल का प्रदर्शन कर रही है, विद्यार्थियों को नए शब्द सिखाने में मदद कर रही है और डी है अपने विद्यार्थियों को पढ़ने में मदद कर रही है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो अपने विद्यार्थियों को नए शब्द सीखने में मदद कर रही है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होता है उत्तर। चलिए, भाषा अधिगम के संदर्भ में भाषा अर्जन उपकरण की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई?
पियाजे हैं, वाटसन है, स्किनर है या फिर चॉम्स्की हैं। तो यहाँ पर अभी हमने बात की थी, ऑप्शन डी यहाँ पर उत्तर होगा चॉम्स्की। अगला हमारा प्रश्न है, नीलम अपने विद्यार्थियों का एक टेस्ट देती है और उन्हें एक वाक्य देती है जिसमें कोई शब्द रेखांकित किया गया है। बहुविकल्पीय उत्तर वाले प्रश्न के आधार पर वह कहती है कि रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताओ। वह भाषा के किस उपकौशल की परीक्षा यहाँ पर ले रही है? श्रवण है, पठन है, शब्द भंडार है या फिर व्याकरण है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो शब्द भंडार उपकौशल की, भाषा के उपकौशल की परीक्षा ले रही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर होगा। देखिए, निर्देशित पठन की मनोवैज्ञानिक उत्पत्ति किससे संबंधित होती है? वाइगोत्स्की का निकटस्थ विकास क्षेत्र, पियाजे का अधिगम सिद्धांत, थार्नडाइक का अधिगम सिद्धांत, स्किनर का संक्रियात्मक अनुकूलन। तो यहाँ पर निर्देशित पठन की मनोवैज्ञानिक उत्पत्ति जो है वो संबंधित है वाइगोत्स्की के निकटस्थ विकास क्षेत्र के सिद्धांत से। ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर होगा। पूनम अपने विद्यार्थियों को शब्दों में निहित तुकबंदी वाली ध्वनियों की पहचान करने के लिए कहती है। इस क्रिया के द्वारा अपने शिक्षार्थियों के किस पक्ष को मजबूत कर रही है? ध्वन्यात्मक जागरूकता, आकृति विज्ञान मूलक जागरूकता, लिपि विज्ञान मूलक जागरूकता, व्याकरण जागरूकता। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो जब वो अपने विद्यार्थियों में निहित जो शब्दों में निहित तुकबंदी वाले ध्वनियों की पहचान करने के लिए कहती है, तो कहीं ना कहीं शिक्षिका ध्वन्यात्मक जागरूकता के पक्ष को मजबूत कर रही है और वो होगा ऑप्शन ए। सुधा अपने विद्यार्थियों के समक्ष प्रभाव पठन का आदर्श रूप प्रस्तुत करना चाहती है। उसे अपनी कक्षा में किस पठन युक्ति का क्रियान्वयन करना चाहिए? सरसरी तौर पर पठन, मौन पठन, बारीकी से पठन या फिर ऊंचे स्वर में पठन? तो यहाँ पर यदि हम देखें तो उसे ऊंचे स्वर में पठन युक्ति का क्रियान्वयन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर होगा। आगे चलते हैं, विद्यार्थियों को नई नई शब्दावली सीखने सिखाने के लिए युक्तियाँ सिखाना क्यों ज़रूरी है? तो जिससे कि विद्यार्थी अपने आप नई शब्द संपदा सीख सकें, जिससे कि विद्यार्थी सीखे गए शब्दों को याद रख सके, जिससे कि विद्यार्थी नई भाषा अर्जित कर सके, जिससे कि विद्यार्थी अच्छे अधिगमकर्ता बन सके। तो यहाँ पर जिससे कि विद्यार्थी अपने आप नई शब्द संपदा सीख सके, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर उत्तर। तो दोस्तों, यहाँ पर थे आज के जो 30 प्रश्न हिंदी पैडागोजी से संबंधित, ये होते हैं समाप्त। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और किसी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।